जैसे सर पंजाब से शुरू से बहुत कंट्रीब्यूशंस रही हैं डिफेंस फोर्सेस में, चाहे प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो। यस, पंजाब सबसे आगे रहा है शुरू यस, से। यस। बट ऑफ लेट ये नंबर काफ़ी कम होता दिख रहा है सर। तो व्हाट इज़ द मेजर रीज़न यू फाइंड सर? रीज़न ये है कि देखिए वो जो पुरानी बातें थी ना, मार्शल रेस और ये और वो चीज़ें तो हो गई आउटडेटेड। वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है आज के ज़माने में। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट सोल्जर जो है वो उनको रिक्रूट किया जाएगा। अभी हिमाचल हिमाचल में, पंजाब में तो है ही, पर हिमाचल में हर फैमिली का एक बच्चा जो है वो फौज में है। जी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 21 में से 4 परमवीर चक्रा जो है वो हिमाचल, इतना सा स्टेट है, उनके हैं। गुजरात बड़ी स्टेट है हमारे से, पंजाब से, हिमाचल, हरियाणा से, उनका हिस्सा ज़्यादा है कि वो आए, पर आता कोई नहीं वहाँ से, है ना। और गुरु तेग बहादुर अगर शहीदी ना देते तो शायद हिंदू कौम बचती ना। ही वॉज द फर्स्ट वन who try to consolidate the effort of all मिसल्स और ये वो इकट्ठे करके। सो नेशनलिज्म सिखाने वाला नॉर्थ इंडिया को पर्टिकुलरली वो तो महाराजा रणजीत सिंह ही थे। मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ सिख एक्चुअली है क्या? सिखों ने कहा कि भाई ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, ये तुमने गलत काम किया है, हम तेरे साथ किसी तरह का कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे। कोई तकरीबन 20 सालों में 19 बार सिखों ने दिल्ली पर अटैक किया और 18 बार देवर विक्टोरियस। इन्होंने फिर वहाँ जो उसका थ्रोन था, वो थ्रोन को घोड़े के साथ खींच के वो अमृतसर लाया गया। और अभी वो रामगढ़िया बुंगा है दरबार साहब के पास, जिन्होंने देखा है वहाँ पर अभी भी ये थ्रोन जो है अवेलेबल है। अभी रानी सदा कौर जो इनकी मदर ला थी, शी वॉज ए वेरी स्मार्ट लेडी। वो बहुत ही ना मतलब सूझबूझ वाली और चालाक और पॉलिटिकली वेरी श्रूड औरत थी। उन्होंने महाराजे को इतनी बढ़िया एडवाइस देती रही, वो इतनी सपोर्ट करती रही हर जगह पर। जनरल हरबख्श सिंह जैसे लोग और इस तरह के लोग जो है ना, बहुत कमाल कमाल के लोग, तो बड़ा फ़ख्र होता है कि आई ऑल्सो बिलोंग टू दैट आर्मी। इन विंटर जब टेम्परेचर -30 -40 चला जाता था, उन्होंने गर्म कपड़े नहीं डालने और हमेशा स्लीव्स रोल्ड अप। तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी उनको पूछने की। सत श्री अकाल कर्नल चीमा सर। सत श्री अकाल जी। वेलकम टू द सुप्रीत सिंह शो सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। No, it's a pleasure having you, sir. And थैंक यू। you have written more than 19 books, I suppose. Am I correct, sir? कोई फ़र्क नहीं पैंदा, मैं एक ही किताबां लिखियां वैसे, बट इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। 21 books you हाँ have जी, हाँ written. जी। You have served in the army for more than 31 years. You were an IITian. IIT कानपुर में आप IIT कानपुर छोड़ के, सेकेंड ईयर छोड़ के आपने IIMA ज्वाइन किया। सर आपकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यू हैव बीन अ स्कॉलर थ्रू आउट। आप आई थिंक अमृतसर भी गए थे, स्कॉलरशिप में गए थे पढ़ने के लिए। थोड़ा सा सर वहीं से शुरुआत करना चाह रहा हूँ मैं। एक्चुअली इंटरेस्टिंग स्टोरी का पता नहीं, बड़े लोग तो समझते हैं कि ये बेवकूफ़ी वाली स्टोरी है कि इसमें जो दिल किया वो कर दिया। देखिए, मैं ऑफ कोर्स एज यू कैन सी कि मैं प्री पार्टीशन की सो एंशियंट आदमी हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुए। तो मैं, एक छोटा टाउन है डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में, कादियाँ। हाँ तो जी। आई स्टडीड पास माई मेट्रिकुलेशन फ्रॉम कादियाँ इन 1958। वो टाइम था जब पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी मेट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम। देवर नो बोर्ड एंड यू नो के पंजाब उस टाइम इकट्ठा ही था, सारे जी। हिमाचल, हरियाणा, सब कुछ। तो मैं पढ़ाई में अच्छा था, आई स्टूड थर्ड इन पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मुझे 20 रुपये स्कॉलरशिप, एक वाइस चांसलर स्कॉलरशिप होता है, वो 20 रुपये वाइस चांसलर स्कॉलरशिप मिला। तो क्योंकि मेरा नाम अखबार में, ट्रिब्यून में छपा, तो डीएवी कॉलेज अमृतसर के प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल BS पहल।
भीमसेन बहल, उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिखा मेरे फादर को। माय फादर वाज एन एजुकेशनिस्ट। मेरे फादर ने 1920 में बीए की ग्रेजुएशन करी थी फ्रॉम एफसी कॉलेज लाहौर। सो ही अंडरस्टूड व्हाट एजुकेशन इज़। तो जब उनके पास वो पोस्ट कार्ड आया कि ये बच्चे को हमारे पास भेज दो अमृतसर, दो देवर कॉलेज इन कादियाँ। उन्होंने तो भगत सिंह का टाइम सब देखा होगा। हाँ, उन्होंने तो सिख नेशनल कॉलेज है कादियाँ में। जी जी तो मेरे घर के 200 गज दूर था। बट माय फादर सेड कि भाई अगर तुमने लाइफ बनानी है तो अमृतसर वो बुला रहे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि हम इसका हॉस्टल, किताबें, ये वो सब कुछ फ्री कर देंगे और 10-20 रुपए कुछ स्कॉलरशिप भी देंगे। तो आई मूव देयर। वहाँ फिर मैं हॉस्टल में एफएससी करी। वहाँ जाके पता लगा कि आईआईटी कोई चीज़ होती है, नहीं तो कादियाँ के छोटे शहर में वहाँ क्या पता लगता है, आईआईटी का नाम ही नहीं सुना होता है किसी ने। तो वहाँ पर अमृतसर में पता लगा कि आईआईटी वगैरह होता है। तो देन आई अपीयर्ड इन दैट। तो उसमें क्लियर हो गया। तो मैं वहाँ एक्चुअली उसके पहले पैक में मैं 4 महीने लगा के गया, क्योंकि आईआईटी से का पहले। रिज़ल्ट नहीं आया था। और पैक में बहुत ज़ालिम रैगिंग होती थी उन दिनों में। तो 4 months आई स्पेंट इन पैक एंड देन फ्रॉम पैक आई मूव टू थोड़ा कोई आईआईटी इंस्टा कानपुर। शेयर करेंगे सर रैगिंग का उस समय? बहुत वल्गर और गंदी रैगिंग हुआ करती थी। देयर वाज ओनली वन गर्ल इन द एंटायर ग्रुप ऑफ, पता नहीं 60 थे हम के कुछ, और मुझे उसका नाम याद आ रहा है, सोहटा उसकी कास्ट थी वो लड़की। बाद में वो चीफ इंजीनियर रिटायर हुई पंजाब में कहीं। तो फ्रॉम देयर आई मूव टू, और मुझे मिली मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो जब मैं वहाँ कर रहा था तो मैं आईएमए का इम्तिहान दिया, तो वो पास हो गया। तो फिर एसएसबी की इनवाइट, आई डिडंट टेल माय फादर, मेरे फादर को कुछ नहीं आइडिया आपका था। आपका शुरू से मन था हाँ, join the फौज defense में force? मैं, बिकॉज कादिया के काफ़ी सोल्जर थे, सीनियर ऑफिसर्स। एक ब्रिगेडियर हरभजन सिंह होते थे। उन्होंने जब छुट्टी आना तो उनसे हमने बात करना, हमारे दूर के रिश्तेदार थे। तो ही यूज्ड टू टेल अस, कई चीज़ें उन्होंने बतानी कि यार वहाँ ये होता है वो होता है। एंड आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने एक बार कहा कि हम रोज़ 10 मील दौड़ते हैं। तो मैं कहा ये बेवकूफ़ बना रहा है मुझे, 10 मील कैसे दौड़ सकता है कोई। तो बाद में जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि दौड़ सकते हैं, रोज़ 10 मील दौड़ सकते हो आप। तो खैर एनीवे, मैं आईआईटी से फिर एसएसबी बैंगलोर गए, थ्रू हो गया। देन आई रोड टू माय फादर एंड माय फादर गॉट Kavan वेरी Road, अपसेट। एसएसबी बैंगलोर, कवन रोड। अच्छा, अच्छा आप भी बैंगलोर गए थे? हाँ जी हाँ जी, मेरी भी एसएसबी वहीं से हुई थी। अच्छा अच्छा। तो मेरे फादर बड़े अपसेट। वेन आई टोल्ड माई डायरेक्टर, वहाँ डॉक्टर मुथन्ना थे एक, ही वॉज द डायरेक्टर आईआईटी कानपुर दोल डेज। तो वो कहता है यू आर लीविंग आईआईटी फॉर फौज? आई सेड यस सर। कहता है यू विल रिग्रेट थ्रू आउट योर लाइफ। तुम्हें, तो हम उस टाइम तो ऐसे लगता है कि वट एवर यू थिंक इज़ राइट एंड द एंटायर वर्ल्ड इज़ फुलिश। इस तरह की सोच होती है उस टाइम। खैर आईएमए में फिर मैंने पास्ड आउट। उसके बाद हमारा एक वाईओ होता है, यंग ऑफिसर्स कोर्स, फॉर 6 months आई डिड इट एट सिकंदराबाद। एंड माई फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन द ईस्ट। और वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मेरा ख्याल है ज़िंदगी के शुरू में आपको कोई डिफ़िकल्ट काम, कोई भी चीज़, किसी भी प्रोफेशन में एक चैलेंज आ जाए तो उसको, चैलेंज को अगर आप कर गुजरो ना, एक तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, फेथ इन योर ओन कैपेबिलिटीज़ के भी मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस होता है कि दिस इज़ यूज़फुल टू यू इन योर एंटायर लाइफ। तो वो मेरा बड़ा टफ, रेगुलर चीज़ें फिर आसान लगती है। हाँ वो बड़ा टफ, मतलब वो पीरियड था जो 2 साल वहाँ मैं रहा। तो दैट वाज द टाइम विच टॉट मी ए लॉट। सो जब यूनिफॉर्म आपने फर्स्ट टाइम पहनी थी, कैसी फीलिंग थी? ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या कोई नई चीज़ हम बन गया। और मुझे याद आया कि हम सिग्नेचर करते थे ना, क्योंकि आईएमए में आपको पता है कि एक एक मिनट, एक एक घंटा ऐसे लगता है कि जैसे बहुत टफ है ट्रेनिंग। तो जब पहली बार कहीं पर सिग्नेचर करवाए उन्होंने, और एक पेपर, हमारे टाइम पर सेकंड लेफ्टिनेंट बनते थे, अभी तो आजकल तो लेफ्टिनेंट पास आउट होते हैं, देयर इज़ नो रैंक ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट। हमारे टाइम में सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक होता था। तो जब हमने साइन करके नीचे सेकंड लेफ्टिनेंट लिखा ना, है वो बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई क्या बात है, मज़ा आ गया है ना, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग
to be commissioned in great Indian Army का prestige, Indian Army की जो ग्लोरी कट और जो जिस तरह का वेलर, जिस तरह की स्टोरीज हम सुनते आ रहे हैं, इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द एंटायर वर्ल्ड। एंड अगर आप पुरानी लोगों को याद करो तो क्या क्या महान लोग थे। तो बड़ा फ़ख्र होता है कि यू बिलोंग टू द सेम आर्मी टू विच पीपल लाइक से सैम बहादुर वो थे, या जनरल हरबख्श सिंह जैसे लोग, और इस तरह के लोग जो है ना बहुत कमाल कमाल के लोग। तो बड़ा फ़ख्र होता है कि आई ऑल्सो बिलोंग टू दैट आर्मी। तो हमें ये एक इम्बाइब कर देते हैं आपके अंदर पैट्रियटिज़म, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ जो वे ऑफ लाइफ आपका बन जाता है उसमें, ट्रूथफुलनेस काफ़ी हद तक। इसलिए आप देखते होंगे कि शायद बाहर आके आर्मी ऑफिसर को ना एडजस्ट करने में बड़ी तकलीफ़ होती है ना, बिकॉज वो उसको आदत है कि कुछ चीज़ें उसके ब्लड के अंदर हैं, चाहे पंक्चुअलिटी हो, चाहे डिसिप्लिन हो, लेडीज़ की इज़्ज़त करनी। अभी मैं कहीं बार जहाँ पर लोग नहीं ये बात समझते, किसी सिविलियन के गेट टुगेदर में हो तो कोई लेडी आए, मैं उठ जाता हूँ तो लोग समझते हैं ये शायद बेवकूफ़ है बंदा, इसको पता नहीं है ना। तो ये हमारे एक ज़िंदगी जीने का तरीका बन जाता है और वो सारी उम्र के लिए ना काम आता है। सो आई एम ग्रेटफुल टू द इंडियन आर्मी फोर्सेस कि जो कुछ भी मुझे छोटा मोटा जो कुछ मैं कर पाया, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई स्टे देयर। सर, आई पर्सनली फील अगर लीडरशिप सीखनी हो और सिविक सेंस प्रॉपरली सीखनी हो तो लर्न इट फ्रॉम आर्मी मैन। एब्सोल्युटली, मेरी एक किताब में मैंने एक चैप्टर भी लिखा हुआ है, लर्न फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। देयर इज़ सो मच टू लर्न कि लाइफ लेसन्स आप कितने कमाल कमाल के हैं, आप ज़िंदगी के जो सीख सकते हो। चैलेंजेस को हैंडल करने का जज्बा, नेवर से डाई का वो जो जज्बा है, वो चीज़ें जो है ना, और डिटर्मिनेशन के ये कर सकता हूँ मैं, अपने आप में भरोसा, ये चीज़ें सिखाती है आर्मी। और बहुत मेरा ख्याल है कंपल्सरी होनी चाहिए हर एक के लिए कुछ ना कुछ देर ज्वाइन करना आर्मी को, थोड़ा समझना, या और कुछ नहीं तो एनसीसी तो कंपल्सरी कर ही देनी चाहिए, सो दैट एवरीवन गेट्स ए टेस्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी एंड रेगुलर लाइफ। सो कुछ महीने पहले कर्नल अशोकन के साथ भी अच्छा वो उस वाला ऑलिव ग्रीन, जी उनके साथ एक एपिसोड किया था, तो उसमें एक बात शेयर की थी कि डिफेंस फोर्सेस में स्पेशली आर्मी में आज आप लग्जूरियस पूरा पीस, जब आप पीस स्टेशन में हैं तो एक लग्जूरियस फीलिंग के साथ जी रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल बी समवेयर जहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर हो या -40 हो, बट क्या होता है कि आपका एटीट्यूड स्पेशली एज एन आर्मी ऑफिसर वो सेम रहता है, या उसी आप अंदर से उसी मूड में रहते हैं। तो वो एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी अपने आप को काम रखना, तो ये हम नॉर्मल लाइफ में दिस इज़ व्हाट आई टेल माय टीम एज वेल समटाइम्स, दैट वी नीड टू लर्न टू लिव फ्रॉम डिफेंस पीपल, डिफेंस फोर्सेस के जितने भी लोग हैं, क्योंकि वो हर सिचुएशन में सेम रहते हैं और वो मेंटल स्ट्रेंथ वैसी रहती है। और हम लोग छोटी छोटी चीज़ से भी घबरा जाते हैं और कई बार ओवर स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा आई वांट कि हाउ इट इज़ दैट यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इन ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। एडेप्टेबिलिटी जो है ना, वो एक तो आपको हर तरीके के हर हालात में, एक तो हमारे जो टेरेन है पूरे इंडिया में, आप देखो कि यहाँ पर हर टाइप की टेरेन है, और जिसकी पोस्टिंग हर एक अफसर की और जवान की ऐसी सारी जगह, चाहे वो जंगल हैं ईस्ट वाले, हाई ऑल्टीट्यूड है लद्दाख वाला, या राजस्थान का वो है मारूथल, या प्लेन्स हैं, या ऑल दिस आपकी एडेप्टेबिलिटी और एटीट्यूड आपका जो है ना इस तरह से बन जाए। व्हेन यू लव योर कंट्री, व्हेन यू लव व्हाट यू आर डूइंग, है ना, कि जो आप कर रहे हो आपको पसंद है और मज़ा आ रहा है। और मेरा ख्याल है हर फौजी को अपना काम करने में मज़ा आता है, चाहे ये पता है कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है। देखिए, ये एक सर्विस है जिसमें पहले दिन जब एक जवान या अफसर ज्वाइन करता है तो वो एक गारंटी लिख के देता है कि भाई मैं अपनी जान देश के ऊपर नछावर करने को तैयार हूँ। फर्स्ट डे यू साइन ए बॉन्ड और गारंटी टू द नेशन दैट आई एम रेडी टू डाई फॉर माई कंट्री।
ये एक बहुत बढ़िया स्पिरिट होती है। फिर अपनी रेजिमेंट के लिए, उसके लिए जीना, उसकी इज़्ज़त के लिए जीना, अपनी यूनिफॉर्म की इज़्ज़त के लिए जीना। तो मैं लेह में पोस्टेड रहा हूँ 86 से 88। 1986 में मैं वहाँ बटालियन कमांड करता था, 2 साल रहा। तो मुझे वहाँ पर कई बड़े चैलेंजिंग टास्क। Any incident you would like to share जो it might be a learning for everyone as well? तो एक बार 1987 में हमारे डिवीज़न ने प्लान किया, कोई एक जगह है तुर्तुक ऑन बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, एक ब्रिगेड का अटैक प्लान किया जा रहा था। तो उसके लिए हमने बीएमपी जो है लेह से अक्रॉस खरदुंगला, खरदुंगला एवरीवन नोज 18,500 फुट का हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड, वहाँ से ले जाके हमने इनको लेके जाना था थाइस। थाइस वो जगह है, सॉरी, थाइस वो जगह है जहाँ पर हमारा एक इन्फेंट्री ब्रिगेड था, उसके साथ जाके ये बीएमपी सारी की सारी जानी थी। तो एक बीएमपी खरदुंगला टॉप से कोई 200 गज पहले वहाँ पर इट गॉट स्टक। अभी बीएमपी को रिपेयर करना, उनकी मेंटेनेंस, उनकी इंस्पेक्शन, उनका सब कुछ देखभाल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। तो वो जब बीएमपी वहाँ फंस गई रात को कोई 1:30 बजे, तो मुझे हुक्म आया, हमारे जनरल साहब थे, जनरल डी सकलानी, गॉड ब्लेस हिज सोल, व्हाट ए ग्रेट जनरल। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको निकालो, अगर नहीं इसको रिकवर कर सकते, निकाल सकते, तो फर्स्ट लाइट के बाद इसको नीचे गिरा देना, जेसीबी की मदद लेके, ग्रेफ वालों की या किसी की गिरा देना। नाउ इट वाज ए ग्रेट चैलेंज कि भाई अगर एक बीएमपी को आप नहीं स्टार्ट कर सकते, और आपको पता है हालात वहाँ कैसे, टेम्परेचर क्या थी, मैं ये सितंबर अक्टूबर की बात है जब हम ये कर रहे थे, तो -45 टेम्परेचर था। तो वो उनकी रिपेयर के लिए मैं टीम लेके, एक कैप्टन साहब साथ लेके, एंड आई वेंट एंड स्टूड देयर कि भाई इसको रिपेयर करेंगे। तो हम लगे हुए हैं वहाँ पर, आपको पता है कितना मोटा जो है ग्लव डाल के उसको हाथ टच नहीं कर सकते किसी पार्ट को, और स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इट वाज सच ए टेरेबल काइंड ऑफ फीलिंग कि भाई ये स्टार्ट ना हुआ, अगर इसको नीचे गिराना पड़ा रोड क्लियर करने के लिए, तो व्हाट ए शेम फॉर मी एंड माय बटालियन, क्या होगा। और मुझे याद है कि डिफ़िकल्ट टाइम में हर कोई भगवान को याद करता है। वहाँ खरदुंगला टॉप पर एक मंदिर है, तो आई वेंट टू दैट टेम्पल। तो मेरे जवानों ने चाय वाय दी, चाय पी रहे थे। दैट इज़ द टाइम व्हेन ए यंग बॉय, हमारा ईएमई का ही, मेरा ही, वो मेरे पास आया, कहता सर वो हवलदार मेजर साहब ये कर रहे हैं, कैप्टन साहब ये कह रहे हैं, मेरी एक बार बात सुन लो, आप ये करके देख लो, आई डोंट रिमेंबर व्हाट वाज द डिफेक्ट एंड हाउ इट मूव। तो मैं कहा भी यार इसकी भी बात सुन लो, लेट्स डू व्हाट ही सेज एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। कोई 4:30-5 बजे सुबह वो स्टार्ट हो गया बीएमपी एंड वी मूव्ड इट। सो एक तो सीखने वाली कि एनीबडी कैन कम आउट विद ए गुड आइडिया, एनीबडी, आई मीन यू डोंट हैव टू बी ए सीनियर, कि अगर मेरी ईगो मेरे उसमें आ जाती कि इसको बेचारे को क्या पता है, ये कौन सा मैकेनिकल इंजीनियर है, या ये क्या जानता है टैंकों के बारे, नया रिक्रूट है क्या, तो दैट वुड हैव कॉस्ट अस वेरी डियर। पर मैं ये समझा, मैं कहा यार इसकी बात तो सुने, लेट्स डू इट, वी ट्राइड एंड दैट वर्कड। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो जनरल साहब थे ना, सकलानी साहब, डी सकलानी, ही वॉज फ्रॉम 13th कुमाऊँ। 13 कुमाऊँ वो बटालियन है जिसने रिजांगला में मेजर शैतान सिंह की कंपनी जो 13th कुमाऊँ थी, वो 18 नवंबर 1962 में जब चाइना ने अटैक किया, तो उसमें 125 में से 114 जवान शहीद हुए थे, और मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे, जिनको परमवीर चक्र पास्तुमत बाद में मिला। तो क्योंकि जनरल साहब उसी बटालियन के थे, तो वो हमें फ़र्स्ट हैंड, मुझे बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली उसके बारे में। और वो लेह में, या हम पोस्ट पर जाते थे, पोस्ट हमारी कई 22,000 फीट की हाइट पर है, 23,000 फीट की हाइट पर है। तो जनरल सकलानी एज द जीओसी ऑफ द डिवीज़न, वो कभी भी गर्म कपड़े नहीं डालते थे। इन विंटर जब टेम्परेचर -30 -40 चला जाता था,
उन्होंने गर्म कपड़े नहीं डालने और हमेशा स्लीव्स रोल्ड अप। तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी उनको पूछने की। तो एक बार आई आस्क्ड हिम, आई सेड सर आप व्हाई डोंट यू वेयर दिस। वो कहते हैं भाई मैंने वो हालात देखे हैं। ही वॉज द एडजुटेंट ऑफ दैट बटालियन एज ए कैप्टन दैट टाइम। उस टाइम वो 62 में कैप्टन थे। तो वो कहते हैं मैंने वो हालात देखे हैं कि हमारे जवानों के पास गर्म कपड़े नहीं थे, सॉक्स नहीं थी गर्म। ओजी यूनिफॉर्म जो पहनते हैं गर्मियों में, वो वाली यूनिफॉर्म के साथ और 303 राइफल के साथ वो लड़े। जबकि चाइनीज जो हैं उनके पास 7.62 ऑटोमेटिक वेपन्स प्लस फुली क्लैड प्रॉपर सब कुछ उनके पास गर्म। तो कहता है मैं अपने जवानों को इस हालात में शहीद होते हुए देखा है, इसलिए जब मैं जवानों के साथ होता हूँ तो मैं कभी भी गर्म कपड़े नहीं डालता। मतलब ही वॉज सच ए ग्रेट मैन कि उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट की कि भाई दुनिया को दिखाया कि देखो दिस इज़ व्हाट इज़ रिस्पेक्ट फॉर योर सोल्जर्स। सो जैसे आपने जनरल सकलानी के बारे में बताया, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर फिल्म बन जाए किसी पे तो उनकी स्टोरी पता चल जाती है, या कोई किताब लिखी जाए बेस्ट सेलर हो जाए तो ऐसे पता चल पाता है। अदरवाइज जैसे इतनी स्टोरीज हैं, वेलर की इतनी स्टोरीज हैं इंडिया में, वो चीज़ें सामने आ ही नहीं पाती। तो बीइंग इन आर्मी यू मस्ट हैव सीन, जैसे मिशंस पे जाते हैं या आपके साथ ही जिन लोगों ने काम किया हो वो शहीद भी हुए होंगे, तो यंग डेथ्स भी बहुत होती हैं, शहीद छोटी छोटी उम्र में शहीद होते हैं, 20 साल 21 साल 22 साल 25 साल की उम्र में भी रहते हैं। और कहीं तो न्यूली मैरिड भी अभी भी, अगर हम लेटेस्ट भी न्यूज़ पढ़ें तो न्यूली मैरिड भी होते हैं। तो वो एक सर अगर बटालियन पे क्या असर डलता है उस चीज़ का, अगर ऐसा कुछ हो? देखिए ये एक हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है और हर सोल्जर को मेंटली इतना टफ बनाया जाता है कि वो हर चीज़ को इसके लिए तैयार रहना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। कि आपको पता है जब एक कंपनी कमांडर अपने सोल्जर्स को, अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देता है आगे जाने के लिए और सबको पता है कि नीचे माइंस हैं, तो आगे बढ़ेगा तो पैर पड़ेगा किसी ना किसी का। और बहुत बार होता है कि 125 में से शायद 50 60 70 जवान ही आगे जा पाएँ, बाकी बेचारे जो हैं माइन के साथ ही उड़ जाए। सो एक तो इसमें इतना टफनेस ऑफ माइंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हर चीज़ जो है अगर आपके यहाँ पर आ गई कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अभी तो वुमेन लेडी सोल्जर्स भी हैं, तो अगर वो आ गया तो फिर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो मैं रिजांगला की बात करी, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ दोज ग्रेट मैन, मैंने पिछले साल 18 नवंबर 2023 को एक बहुत बड़ा रिजांगला डे के ऊपर फंक्शन किया था, 18 नवंबर 2023। उसमें हमारे पास सिर्फ 3 परमवीर चक्रा अवार्डी जो हैं वो ज़िंदा हैं, बाकी 21 टोटल हैं। और वी आर लकी कि हमारे पास 3 अभी हैं। कैप्टन बारना सिंह, ऑनरेरी कैप्टन बारना सिंह, जोगिंदर सिंह यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार। सूबेदार मेजर संजय कुमार अभी भी एनडीए में पोस्टेड है, वो अभी सर्विस में है। तो मैंने इनको बुलाया यहाँ पर, जनरल मालिक हमारे पुराने चीफ हैं, उनको रिक्वेस्ट की और गवर्नर को कहा, रिक्वेस्ट की, वो मान गए। तो हमने एक इतना बड़ा फंक्शन ऑनर करने के लिए उनको, और जब ये तीनों लोग आए चंडीगढ़ में तो मैंने बात करके होम सेक्रेटरी से इनको बनाया स्टेट गेस्ट, और इतनी उनको इज़्ज़त दी, यूटी गेस्ट हाउस में रखा, स्टेट गेस्ट उनको बनाया। वेस्टर्न कमांड के साथ बात करके वहाँ से जो है उनकी एस्कॉर्ट और उनकी गाड़ियाँ और बहुत इज़्ज़त मान दी। इट वेंट अप सो वेल। मैं समझता हूँ कि ऐसे फंक्शन सिविल में, जैसे मुझे नहीं पता कि क्यों कैप्टन बारना सिंह जैसे महान योद्धा, वो आपको पता होगा 26 जनवरी में हमेशा सबसे पहले कैप्टन बारना सिंह आते हैं टैंक के ऊपर सिविल ना, वो जम्मू के पास जगह है वहाँ रहते हैं, उनके ऊपर कोई एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो इतनी इंस्पायरिंग है। मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ
कि ऐसी स्टोरी जो है क्यों नहीं स्कूलों में, कॉलेजेस में, हमारे हर जगह पर बताई जाए कि नेशनल प्राइड बिल्ड करने के लिए, पैट्रियटिज्म बिल्ड करने के लिए, जवानों को, बच्चों को, यूथ, इसी सुप्रीत जी, यूथ इज़ द बेस्ट होप फॉर इंडिया, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि तकरीबन 65% हमारी पॉपुलेशन आउट ऑफ 145 करोड़ इज़ बिलो द एज ऑफ 35, यस और ये तकरीबन बन जाता है 85-90 करोड़, विच इज़ मोर दैन दी पॉपुलेशन ऑफ एंटायर यूरोप। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 90 करोड़ यूथ आपके पास, अगर आप उसको स्किल कर लें और उनको ठीक डायरेक्शन चैनलाइज कर दें उनकी, तो भारत को विश्व गुरु या जो कुछ बनना है वो उससे कौन रोक सकता है ना। तो मेरा ख्याल है कि यूथ के अंदर ये जो है ना स्पिरिट पैदा करनी, नेशनल प्राइड की। जैसे सर पंजाब से शुरू से बहुत कंट्रीब्यूशंस रही हैं डिफेंस फोर्सेस में, चाहे प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो। Yes. पंजाब सबसे आगे रहा है शुरू Yes, से, yes. बट ऑफ लेट ये नंबर काफ़ी कम होता दिख रहा है सर। तो व्हाट इज़ द मेजर रीज़न यू फाइंड सर? रीज़न ये है कि देखिए वो जो पुरानी बातें थी ना, मार्शल रेस और ये और वो चीज़ें तो हो गई आउटडेटेड, वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है आज के ज़माने में। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट सोल्जर जो है वो उनको रिक्रूट किया जाएगा। अभी हिमाचल में, पंजाब में तो है ही, पर हिमाचल में हर फैमिली का एक बच्चा जो है वो फौज में है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 21 में से 4 परमवीर चक्रा जो है वो हिमाचल, इतना सा स्टेट है, उनके हैं, है ना। पर उनकी भी जो अभी जो सोल्जर रिक्रूटमेंट होती है वो प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन है, नॉट प्रोपोर्शनेट टू व्हाट दे हैव डन अर्लियर। सो ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इसमें मेरा ख्याल है कोई देखिए गुजरात में से शायद उनकी बड़ी स्टेट है, हमारे से, पंजाब से, हिमाचल, हरियाणा से उनका हिस्सा ज़्यादा है कि वो आए, है ना, पर उनको दी हुई है उतनी, पर वो आता कोई नहीं वहाँ से, है ना। सो ये थोड़ी सी मेरा ख्याल है सब ऑप्टिमाइजेशन बोल लो इसको या कुछ, ये ऐसी चीज़ है विच नीड्स टू बी, पर पॉलिटिशियन लुक्स एट दी लीस्ट पाथ ऑफ रेजिस्टेंस, वो ऐसी चीज़ ढूंढता है कि जिसमें कोई क्वेश्चन ना हो, और एक पॉलिसी बना दी कि प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन वो चल रही है। देखिए पंजाब की बात जो आपने करी ना जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाब बिकॉज गेटवे ऑफ इंडिया पर है, तो पंजाब ने तो जो कुछ सहा और जो कुछ हुआ, पंजाब ने, महाराजा रणजीत सिंह एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो पहले लीडर थे दुनिया के जिन्होंने भारत को नेशनलिज्म सिखाया। ही वॉज द फर्स्ट वन who try to consolidate the effort of all missiles और ये वो इकट्ठे करके। सो नेशनलिज्म सिखाने वाला नॉर्थ इंडिया को पर्टिकुलरली वो तो महाराजा रणजीत सिंह ही थे, है ना। तो पंजाब की कंट्रीब्यूशन तो कमाल है। और पंजाब जब आप बात करते हो तो गुरु तेग बहादुर साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, जो सारी दुनिया एक्नॉलेज करती है, और मुझे अच्छा लगता है ये शेयर करते हुए आपके साथ कि एक सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो हार्वर्ड के प्रोफेसर और बीजेपी के एक लीडर, उन्होंने एक बार एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने विज्ञान भवन में या कहीं पर, इतनी दुनिया बैठी हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि आप लोग सारे जो यहाँ बैठे हुए हो, यू शुड बी ग्रेटफुल टू सिख कम्युनिटी, और गुरु तेग बहादुर अगर शहीदी ना देते तो शायद हिंदू कौम बचती ना। ये कितनी बड़ी बात है जी। तो पंजाब की और पंजाब की धरती में जो महान गुरु और दूसरे पैदा हुए, उनकी कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा। सर दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बुक आई एम रीडिंग, आदि पढ़ी है मैंने अभी, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ सिख्स। सिखों की सर शुरू से जैसे अपने में मार्शल कॉम रही है, और बट इस बुक से के पढ़ने के बाद मुझे पता चला, समझ आए कि कब से ये हो रहा है। मतलब वो पंगानी दी और लोगों को नहीं पता होना सर, ते होर भी किन्ना कुछ होया है और सेल्फलेस होके लड़िया गया।
एक तो मैं सबसे पहले सर मैं चाहता हूँ कि आप इस फ्रॉम द बैटल ऑफ पंगानी टू द वर्ल्ड वॉर टू थोड़ा सा अगर आप बताएंगे कि मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ सिख एक्चुअली है क्या, लोगों को कितना पता है, और मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोगों को पता चले। सुप्रीत जी, ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ऐसी कमाल का हमारा बैकग्राउंड हिस्ट्री और इस तरह की चीज़ें जो ये दुनिया को पता नहीं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये पीरियड जो है ना, बैटल ऑफ भंगानी जो है ये पौंटा साहब के पास को 22-23 किलोमीटर दूर जगह है। ये गुरु गोविंद सिंह साहब की पहली लड़ाई थी जी। फर्स्ट बैटल विच ही फॉट। गुरु गोविंद सिंह जी ने तकरीबन 20 लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर जब आप बात करते हो, जब आप जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया, बाबा बघेल सिंह, बाबा दीप सिंह शहीद, इनकी आप बात करते हो तो आपके उसमें खून दौड़ता है कि भाई क्या क्या लोग थे उनकी बात। अगर ये स्टोरीज़ आम आदमी तक पहुंचनी, जो कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में समझते हैं मेरी जनरेशन के लोग, वो हैं ट्रस्टीज़ ऑफ आवर हेरिटेज, वंडरफुल हेरिटेज विच वी हैव, उसके ट्रस्टी हैं। नाउ इसको आगे पास ऑन करना टू द न्यू जनरेशन सो दैट दे बिकम द कस्टोडियंस ऑफ दिस, और वो फिर आगे पास कर सकें। ये मेरा ख्याल है रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक अच्छे पंजाबी की, सिख की, जिसने जो जानता है इसके बारे में, उसको इसको स्प्रेड करना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं बुक ना पढ़ता मुझे पता ही नहीं चलता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपना ही देना चाह रहा हूँ। मैं सारे पंजाबियों की सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किताब ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस किताब से हमें पता चलता है कि सिख जो धर्म है या सिख कौम की कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के लिए और इन जनरल फॉर ह्यूमैनिटी क्या रही है। एंड वो जो सेठ सोल्जर जो रहे हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल वो क्या सेल्फलेस होके दुनिया के लिए लड़ना, मॉरल वैल्यू जो थी ना। देखिए ब्यूटी ये है कि लड़ाइयाँ लड़ते हुए भी सिखों ने जो गुरु नानक की मॉरल वैल्यूज़ थी वो नहीं भूले। एक हिस्ट्री में आप शायद पढ़ा है या पढ़ेंगे, रोहिला चीफ जो थे ना, रोहिला चीफ के साथ मिलके आलूवालिया और जस्सा सिंह रामगढ़िया, इन सब ने मिलके तो ये उन्होंने एक बार अटैक किया दिल्ली एम्पायर के ऊपर और मुग़ल एम्पायर के ऊपर, और वहाँ पर रोहिला चीफ जो था उसने किंग को, उसका नाम आई फॉरगेट, जमन शाह या समबडी, उसको पकड़ के उसको अंधा कर दिया। तो इन्होंने, सिखों ने कहा कि भाई ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, ये तुमने गलत काम किया है, हम तेरे साथ किसी तरह का कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे। उन्होंने उनको छोड़ ही दिया रोहिला चीफ को, क्योंकि दिस वाज अगेंस्ट दी मॉरल वैल्यूज टॉट बाय गुरु नानक और टॉट बाय गुरु गोविंद सिंह। तो ये उन्होंने छोड़ दिया। सो एक तो मॉरल वैल्यूज़ ज़रूर रही। दूसरी बात जो बहुत शायद कम लोगों को पता है कि कोई तकरीबन 20 सालों में 19 बार सिखों ने दिल्ली पर अटैक किया और 18 बार देवर विक्टोरियस। 1783 में जब अटैक किया और पहली बार जाके लाल किले के ऊपर खालसा राज का झंडा झुलाया गया, उस टाइम जो लोग थे वो थे जस्सा सिंह आलूवालिया, रामगढ़िया, जस्सा सिंह रामगढ़िया और बाबा बघेल सिंह। सब ने 30 हज़ारी कोट का नाम सुन रखा है, 30 हज़ारी जो दिल्ली में है, पर वो 30 हज़ारी एक कोई 7 किलोमीटर दूर है जगह फ्राम रेड फोर्ट। वहाँ जाके इन्होंने कैंप किया था, 30,000 सोल्जर थे। तो ये वहाँ जाके कुछ देर रुके अपनी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स प्लान करने के लिए, और इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया 30 हज़ारी कोट जिसको बोलते हैं। तो वहाँ से इन्होंने अटैक किया और हर बार 19 में से 18 बार देवर द विक्टोरियस, पर इन्होंने राजपाट नहीं लिया। कहा गया इनको, बड़े लोगों ने कहा कि भाई आप यहाँ इसके ऊपर कंट्रोल करो, यहाँ की गद्दी के ऊपर, पर उन्होंने, बिकॉज दैट वाज नॉट देयर एम, ये तो बताना चाहते थे कि हम तगड़े हैं और हमारे साथ गलत मत करो,
ठीक है। और हिस्ट्री में आता है, हमने भी लिखा है कि इन्होंने फिर वहाँ जो उसका थ्रोन था, हुँ, वो थ्रोन को घोड़े के साथ खींच के वो अमृतसर लाया गया। हुँ, और अभी वो रामगढ़िया बुंगा है दरबार साहब के पास, जिन्होंने देखा है वहाँ पर अभी भी ये थ्रोन जो है अवेलेबल है। तो सिखों की कंट्रीब्यूशन चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखो, सेकंड वर्ल्ड वार में देखो, और गदर पार्टी के अंदर, गदर पार्टी जो बनी अमेरिका में जब इंडिपेंडेंस लेनी थी, फिर जब नेताजी सुभाष चंद्र के साथ जब इन्होंने आईएनए बनाई, उसके अंदर चाहे जनरल मोहन सिंह हो, चाहे गुरबख्श सिंह हो, ये सारे लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन थी। बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में कुछ मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएं। देखिए, बंदा सिंह बहादुर जो है, उनका नाम था, एक्चुअल असल नेम उनका लक्ष्मण दास था। तो ही वॉज नोन फॉर हिज बिग साइज, तगड़े, बहुत पावरफुल और बहुत मजबूत और कमाल के वो थे। तो ये जब गुरु साहब के चेले बने, तो गुरु साहब ने इनको फिर ये कहा कि भाई देखो, और आपको पता है कि क्या जुल्म हुआ है ना, क्या जुल्म हुआ, कैसे औरंगज़ेब ने क्या 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 किया गुरु साहब के साथ, कैसे उनके बच्चे दो जो हैं चमकौर की लड़ाई में शहीद हो गए, दो बच्चे जो हैं चिनवा दिए गए, उनकी माता जी के साथ क्या हुआ, उनकी वाइफ के साथ क्या हुआ, ये सारा स्टोरी है। खैर, तो मैं इसमें फिर गुरु साहब ने उसको हुक्म दिया कि तुम पंजाब जा और जाके इकट्ठा कर और इनको बताओ कि भाई ये गलत जो है ना वो नहीं होने दूंगा। सो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर ये जो किया, सरहंद का जो जैसे बदला लिया उसका वज़ीर खान से, ये इट इज़ ए हिस्ट्री। इसी तरह से जनरल जोरावर सिंह, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जनरल जोरावर सिंह को लिटिल नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। हरी सिंह नलवा, अभी तक लोग जो है हरी सिंह नलवा को स्टोरी चल रही है, वो पुराने कि किस तरह से बच्चों को सुलाने के लिए वो कहते हैं सो जा नहीं तो नलवा आ जाएगा, इनके नाम से ही हाँ। डर था। मैं चाहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट ये किताब हर लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ पर रखे। अगर हो सके तो इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए। इस पे तो सर ओटीटी पूरी सीरीज बननी चाहिए। दिस इज व्हाट आई फेल्ट। अगर 33 चैप्टर्स हैं तो 33 इसके एपिसोड्स होने चाहिए। देखिए सुप्रीत जी, मैं आई विश आई हैड दैट काइंड ऑफ टाइम एंड मनी, आई वुड हैव डन इट। और दूसरा, स्कूल की लाइब्रेरीज में, कॉलेजेस में, नॉट ओनली इन पंजाब, वाई नॉट इन अदर प्लेसेस ऑल्सो। तो मेरी कोशिश है कि मैं जो कल्चरल मिनिस्टर हैं एक लेडी पंजाब की, उनको मिलने की अगले हफ्ते शायद प्लान है हमारा, हम उनको मिलेंगे और जाके उनको ये बुक दे के प्रेजेंट दे करके उनको पूछेंगे कि अगर वो कुछ कर सकें तो करें इसके बारे में। नहीं सर, इसको लेकर तो एक मेरी पर्सनल अपील भी है। इफ समबडी कैन मेक अगर एक ओटीटी सीरीज ऑफ एपिसोड्स अगर इस पे बने तो इट विल बी अ कंट्रीब्यूशन नॉट ओनली टू द सिख कम्युनिटी बट टू द एंटायर कंट्री, क्योंकि बहुत सीखने को है सर। महाराजा रंजीत सिंह जी के टेन्योर से बहुत कुछ सीखने को। द ग्रेटेस्ट लीडर, देखिए जब बातें करते हैं लोग लीडरशिप की, तो लीडरशिप देखिए 9 साल का एक बच्चा जिसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन है नहीं और वैसे फिज़िकली उसको तकलीफ़ आ गई, एक आँख चली गई, उस बच्चे ने किस तरीके से, क्या सोच थी, किस तरह की लीडरशिप उन्होंने प्रोवाइड की। और उसको खालसा राज कहना सिर्फ शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनके सारे लोग थे उनके अंदर, मतलब हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, फ्रेंच भी थे, बाहर से ला के उस टाइम ट्रेनिंग दिलवानी, फ्रेंच जनरल ला के वो करना, ये दैट ही ओनली कुड थिंक। तो दैट इज़ वाई ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। सर, महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो लोग आज तक नहीं जान पाए, उनको पता नहीं चला, और कोई ऐसी और उसे लर्निंग बहुत बड़ी कोई मिल सके। देखिए, महाराजा रंजीत सिंह ने जब मिसल्स को, जैसे आप जानते हैं 12 मिसलें थी, तो पहले तो उन्होंने क्या किया कि रानी सदा कौर की बेटी महताब कौर, उसके साथ शादी करी। वो कन्हैया मिसल की थी, ये शुक्र चकिया मिसल के थे।
तो दो मिसलें जो है इकट्ठी होकर उनकी स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेटजी देखिए क्या थी। स्ट्रेटजी ये थी कि अगर आपने सारी मिसल्स को इकट्ठा करना है, ओनली देन यू कैन फाइट द इंग्लिश, द ब्रिटिश। ब्रिटिश को लड़ने के लिए आपको ताकतवर होना है। तो वो ताकत कहाँ से आएगी? और पहले तो वो मेहताब कौर जो है ना, अभी रानी सदा कौर जो इनकी मदर ला थी, शी वॉज ए वेरी स्मार्ट लेडी। वो बहुत ही ना मतलब सूझबूझ वाली और चालाक और पॉलिटिकली वेरी श्रूड औरत थी। उन्होंने महाराजे को इतनी बढ़िया एडवाइस देती रही, वो इतनी सपोर्ट करती रही हर जगह पर। जब भी कहीं किसी जगह पर ये फंस गए तो बाकी देखिए लड़ाइयाँ जब थी ना वहाँ पर ऐसी थी कि एवरी वन वॉन्टेड टू बी टाइगर के सबसे ऊपर मैं ही, मेरा ही राज हो, मैं, बाकी और कोई मदद नहीं करता था। दूसरी मिसल वाले जो है वो मदद नहीं करते, छोटे मोटे राजे कोई मदद नहीं करता था। तो रानी सदा कौर एक ऐसी औरत थी जिसने जाके सबसे बात करके उनको कहा कि भाई अगर आप इस टाइम जब रणजीत सिंह को ज़रूरत है मदद नहीं करते तो मैं डाल लेती हूँ आप लोगों के कपड़े और आप लोग औरतों के कपड़े डालो और बैठो घरों में। मतलब उसने उनकी अनक को जगा के उनको वो करके इकट्ठा किया और कई जगह पर उसको इस तरह के डिसीजन लेने के लिए कहा जो डिसीजन बाद में पता लगा कि बहुत अच्छे डिसीजन थे, बिकॉज शी वांटेड इट दैट वे, है ना। जैसे एक बार लोहगढ़ के ऊपर भंगी मिसल वालों के उस कंट्रोल में थी, तो महाराजा वांटेड टू अटैक इट। तो रानी सदा कौर ने कहा कि बिल्कुल ना अटैक करो, 2 दिन वेट करो और इनका सब कुछ बंद बंद करा दो, 2 दिन के अंदर ये अपने आप आ जाएंगे। एंड एक्चुअली हैपन लाइक दैट कि 2 दिन के अंदर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। जैसे गुरु साहब ने, गुरु नानक देव जी ने भी, फिर बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इक्वालिटी की बात की है शुरू से, कि हमें इंसानियत का धर्म है सिर्फ, और कोई धर्म नहीं है। पर आज हम इतने साल बाद अब देखेंगे वो फिर डिवाइड आ गया है। तो हर जगह हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं फिर से वो जात पात और वो सब चीज़ें फिर दिखनी शुरू हो गई हैं। ये क्या वजह है कि हम गुरु नानक देव जी के पाथ से डिविएट हो गए हैं? प्रीति, गुरु नानक साहब जब आए थे दुनिया में तो उस टाइम जिस तरह के हालात थे, मेरी एक किताब है ऑल वन मस्ट नो अबाउट द सिख फेथ। उस किताब में मैंने पहला चैप्टर सबसे पहले यही कहा है कि क्या हालात थे व्हेन गुरु केम ऑन द सीन। जब गुरु साहब आए थे तो उन्होंने लिखा है वाणी में कि जज जो है रिश्वत लेते थे, तगड़ा आदमी जो है माड़े को लताड़ता था, फिर हिंदू और मुस्लिम आपस में इस तरह के जुल्म करते थे, औरतों के ऊपर बड़ा जुल्म होता था, और पाखंड और हिपोक्रेसी और सुपरस्टिशन वो बहुत ऊपर थी। ये सारी वाणी में गुरु साहब ने लिखा भी है। अनफॉर्चुनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अभी शायद हम वही हालात हो रहे हैं जैसे पहले थे। गुरु नानक स्टूड फॉर फ्यू थिंग्स। वननेस ऑफ गॉड, पहली बार उन्होंने फॉर्मलेस गॉड की बात की, द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मलेस गॉड। पहले तो आपको पता है हिंदू जो है पूजा करते थे, मूर्ति पूजा आम थी, पर गुरु साहब ने कहा कि वो किसी उसकी शक्ल नहीं है, कोई ऐसा रूप नहीं है, तो फॉर्मलेस गॉड की भी। फिर वननेस ऑफ गॉड कि एक लाइट, एक खुदा, एक भगवान, एक वाहिगुरु, एक रब ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही देयर इज़ ओनली वन। एक नूर तो सब जग एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले। नाउ एक ये बात, दूसरा उन्होंने बात की लव की, कंपैशन की, है ना, ह्यूमिलिटी की, और प्यार मोहब्बत, इक्वालिटी ऑफ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिखिज्म केम एज ए ब्रिज बिटवीन द मुस्लिम कम्युनिटी एंड द हिंदूज। जिस तरह के दोनों में आपस में वो थी, तो दिस बिकेम ए काइंड ऑफ ब्रिज कि भाई इन्होंने, गुरु साहब ने जो वननेस ऑफ गॉड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सबसे बड़ी बात गुरु साहब हमेशा यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एंड ही वॉज द मैन ऑफ यूनिक पर्सनैलिटी, ही वॉज द मैन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। उन दिनों उन्होंने लख आगासा आगास, लख पताला पताल की बात कर दी, है ना।
सिद्ध गोष्ठी है गुरु नानक साहब की बड़ी मशहूर है कि उन्होंने सिद्धों के साथ जहाँ जहाँ गए, चाहे बनारस में गए, चाहे हरिद्वार में गए, हर जगह जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू या डिमॉन्स्ट्रेट किया या समझाया और अगले को कहा कि आप बताओ जी आप कैसे समझते हो, अगले को कन्विंस करके फिर आगे बढ़े, है ना। तो ये चीज़ें जो सी ना, और तीसरा था ही वॉक द टॉक। 20 साल तकरीबन 20,000 मील से ज़्यादा, चार जो उदासी के नाम से मशहूर है, चार उदासियाँ कहाँ कहाँ, इराक़ में, मक्का मदीना, श्रीलंका में, लद्दाख में, तिब्बत में, सारी दुनिया में घूम घूम के मैसेज क्या था? वननेस ऑफ गॉड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, प्यार मोहब्बत की बातें। तो मेरा ख्याल है कि गुरु नानक के मैसेज की आज ही उतनी ज़रूरत है जितनी उस टाइम थे जब गुरु साहब आए थे। मेरे एक दोस्त हैं जस्टिस हसनैन, वो मुझे एक बार बता रहे थे कि मुस्लिम धर्म में ये भी है कि अगर आपके पड़ोसी ने खाना नहीं खाया तो आपका खाना खाना हराम है। कितनी बड़ी बात है। जो वंड छकना की गल की थी गुरु नानक साहब ने। गुरु नानक साहब के बेसिक सिख रिलीजन के 3 टेनेट है। वो है किरत करना, वर्क एंड वर्शिप, ऑल ऑफ अस एक्सेप्ट के, और भगवान कृष्ण ने भी इसी की बात की है, वर्क की बात की है उन्होंने, है ना। तो दूसरा है उनका वंड छकना, इफ़ समबडीज नीड इज मोर देन योर्स देन यू शेयर इट विद हिम और हर, है ना। और तीसरा है कि डोंट फॉरगेट द गॉड हु प्रोवाइड्स ऑल, उसको मत भूलो। लंगर की प्रथा या सेवा की प्रथा ये गुरु नानक ने चालू करी, वहाँ से फिर बाकी 9 नानक जो है, गुरु गोविंद सिंह, यहाँ तक सारे के सारे ये चीज़ें चलती आई। सिख कम्युनिटी ने अपना जो सेवा और लंगर की प्रथा को डिमॉन्स्ट्रेट किया, मेरा ख्याल है सबसे बढ़िया जब कोविड हुआ था। मेडिसिन का लंगर, ऑक्सीजन का लंगर, और दुनिया में कहीं पर कुछ भी हो जाए, कोई आपदा, कोई डिस्ट्रक्शन, कोई तबाही, कोई किसी तरह की हो जाए, तो सबसे आप पहले देखते हो कि वहाँ जाके सिख खड़े हैं, है ना, सेवा करने में। जेंडर इक्वालिटी तो सबसे पहले गुरु नानक ने बात करी। ही वॉज ए ग्रेट रिफॉर्मर। यू सी, गुरु नानक इज मिसअंडरस्टूड ओनली एज ए रिलीजियस टीचर। He was not only a religious teacher, he was a spiritual leader. सो क्यों मंदा आखिए जित जमे रजान। जेंडर इक्वालिटी की बात उन्होंने करी सबसे पहले, और औरत को जो स्थान है सिख कम्युनिटी में, मेरा ख्याल है सारे जानते हैं कि हमारे धर्म में बहुत इज़्ज़त की जाती है औरत की। और सो ये चीज़ें हैं, सोशल इक्वालिटी, बराबर। गुरु साहब ने नीच के साथ, नीचे जाति वाला या पुअर जो है उसके साथ संबंध बनाए, अमीरों को छोड़ा। कहते हैं अमीरों के साथ नहीं, मेरा क्या उनके साथ लेना देना, मैं तो इन जैसा हूँ, हम्बल हूँ, और ह्यूमिलिटी की बात। सो ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी है। मैं सर खो गया था आपकी सो मच ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन व्हाट यू हैव शेयर्ड, एंड ये चीज़ नॉर्मल रेगुलर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती जो आपने अभी इन्फॉर्मेशन दी है। और ये मैसेजेस जो गुरु नानक देव जी का जो मैसेज था वो दोबारा जाना भी ज़रूरी है। योर न्यू बुक, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दैट एज वेल, क्योंकि मेरी लाइफ में गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स ने बहुत ज़्यादा असर किया है आज तक, बचपन से लेके आज तक। और वो मुझे पता है कि वो करता, हमेशा वो करता रहेगा। और वो टीचिंग्स ऐसी हैं कि वो पूरे यूनिवर्स की एक आपको एक मिल जाती है टीचिंग, एक प्लेटफॉर्म। डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर। देखो करतारपुर में आके फिर जो है खुद हल चलाया, खुद काटा, बोया, खुद खाया, ये डिग्निटी ऑफ लेबर, वर्क एंड वर्शिप की बात करते हैं गुरु साहब, है ना। सो ये कितनी अच्छी बात है ह्यूमैनिटी के लिए। सर एक आपका एक, क्योंकि इंस्पायर मी इज़ द थीम ऑफ दिस पॉडकास्ट, मैं वैसे तो इंस्पायर मी मंत्र आप दे चुके हैं, बट आई वांट कि एक पर्टिकुलर इंस्पायर मी मंत्र फॉर द यूथ ऑफ दिस नेशन।
देखिए यूथ को मेरी ये है कि एक तो इनके पास डिस्ट्रैक्शन इतनी है एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर फोकस इज लॉस्ट। दूसरी जो ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग मैं कहा करता हूँ इट इज़ मिस यूज़ ऑफ इमेजिनेशन। rather than misusing your imagination and overthinking, what they must do is they must become creative. Creativity is intelligence having fun. Intelligence, when intelligent person has fun, he or she becomes creative. So Very true. creative बनो, you have to be different. आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी कैन आउटस्मार्ट इवन द स्मार्टेस्ट मैन, Yes. बिकॉज एआई अभी आ गई है और पता नहीं क्या 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 होना है। तो टेक्नोलॉजी कैन आउटस्मार्ट इवन द स्मार्टेस्ट पर्सन। अगर रेलेवेंट रहना है और यूज़फुल रहना है आज के ज़माने में, तो देन टेक्नोलॉजी के साथ और जो कुछ है उसके साथ साथ ले लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन आपकी इंट्रिंसिक मेरिट जो है ना, उसको सिंथेसाइज करो विद ह्यूमन वैल्यूज़। अगर कोई बंदा अपनी इंट्रिंसिक मेरिट को ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ सिंथेसाइज करके ह्यूमैनिटी उसके साथ नहीं चल सकता, तो आई डोंट थिंक कि आज के ज़माने में जिसको लोग कैजुअली ये कह देते हैं सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और थिंग लाइक दैट, आइडिया इज़ टू नो योर सेल्फ एंड रियलाइज़ के 86 बिलियन न्यूरॉन्स भगवान ने दे दिए एंड गॉड हैज़ बिन काइंड के सबको बराबर दिए। और सबके पास है, जो हेल्दी इंसान है और सबके पास है, विच मेक्स हिम और हर द मोस्ट यूनिक एंड मोस्ट वंडरफुल ह्यूमन बीइंग हु कैन बिकम चैम्पियन इन एनीथिंग। और मेरे ज़माने में 3 हुआ करते थे प्रोफेशन, इंजीनियर, डॉक्टर, या जो उतना अच्छा नहीं वो टीचर बन गया, है ना। इस तरह के अभी 30,000 से ज़्यादा प्रोफेशन है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एनीथिंग यू डू वेल, एनीथिंग, कुछ भी बढ़िया करो, दैट कैन बिकम योर प्रोफेशन। ये बिल्कुल सही कोई बोला। भी चीज़ अच्छी कर लो वो आपका प्रोफेशन बन सकती है एंड यू कैन अर्न मनी आउट ऑफ दिस। पर साथ साथ ये याद रखें कि वाइल मेकिंग ए लिविंग डोंट फॉरगेट टू मेक ए लाइफ। मेक ए लाइफ का मतलब ये है डोंट फॉरगेट द अदर्स हु आर नॉट दैट फॉर्चुनेट। और ग्रैटिट्यूड तो बहुत बड़ी बात है। और यूथ को मैं एक चीज़ ये कहा करता हूँ कि प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग जर्नल्स, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। आज के बच्चे पढ़ते नहीं हैं एंड यू कांट बी राइटिंग विदाउट रीडिंग। सो चिल्ड्रन शुड read, children should write, and that is one message I want to give with them। और elders के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि अगर आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ी बहुत भी फ्रेगरेंस है, थोड़ी बहुत सुगंध भगवान ने दे दी, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों के साथ शेयर करो। यू सी वी आर ए नॉलेज डिप्रेसिंग सोसाइटी, वी शुड बिकम ए नॉलेज शेयरिंग सोसाइटी। Yes, yes. आप शेयर करो लोगों के साथ, बताओ हर एक को कि ये है, क्योंकि कोई चीज़ जो है, इसी नॉलेज डज नॉट बिकम पावर टिल इट इज़ यूज्ड। That's a great नॉलेज message. पावर कहाँ हुई? नॉलेज तो पावर है ही नहीं। एंड इग्नोरेंस इज नॉट ए ब्लिस, इग्नोरेंस इज ए कर्स। इग्नोरेंस ब्लिस वो गलत बात है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कुछ कि कहावतें ऐसी बन गई। आज के यूथ को ना, दे कैन चेंज द वर्ल्ड फॉर द बेटर। और उसके लिए दे हैव टू एम्पावर देमसेल्व्स। एम्पावर करने के लिए जहाँ टेक्नोलॉजी की मदद बड़ी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ डोंट फॉरगेट द ह्यूमन वैल्यूज, बिकॉज अल्टीमेट फाउंडेशन ऑफ एनी सक्सेस इज कैरेक्टर, कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन। इसके अलावा और कुछ नहीं। Thank you so much, थैंक sir. यू, थैंक यू फॉर सत श्री अकाल, sir. सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच।